प्रोग्राम में बात करेंगे अवाम के मसाइल की। एक तरफ तो महंगाई है, अवाम सताई हुई है, दूसरी जानिब ये इत्तलात भी आ रही हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने वज़रा को कहा है जनाब तमाम तर आपकी तवज्जो अब अवाम की रिलीफ और ये जो महंगाई बढ़ती हुई है इसके कंट्रोल की तरफ होनी चाहिए। तो जनाब एक ऐसे वक्त में जबकि अपोजिशन इत्तेहाद ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत के बड़े जो जलसे हैं उनके खिलाफ शुरू कर दिए हैं, फवाद चौधरी साहब ने आज एक ट्वीट की है और उसमें उन्होंने अपनी हुकूमत की मुख्तलिफ नाकामियों या जो ड्रॉबैक्स हैं, जो उनसे कोताहियाँ हुई हैं, उसका एतराफ़ करते हुए कहा है कि जी इस बात में कोई शुबा नहीं है कि हुकूमत में इंतज़ामी बेहतरी की गुंजाइश है। लेकिन वफाकी वज़ीर इससे आगे लिखते हैं कि लोगों की उम्मीदें थीं लेकिन अब उनको पूरा करने के लिए बड़े फैसले करने की जरूरत है। हजार खामियां सही हम में, लेकिन क्या मुल्क शरीफ या जरदारी या उनके बच्चों के हवाले हम कर सकते हैं? फवाद चौधरी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या अपोजिशन के पास इमरान खान के कद का एक भी आदमी मौजूद है? उन्होंने कहा कि पीडीएम की नाकामी इमरान खान से ज्यादा मुल्क की जरूरत है। जनाब तमाम तर मामले पर हम बहुत दफा ये बात कर चुके हैं कि किस तरह से हुकूमत और पीटीआई खास तौर पे कहती है कि जो इत्तेहाद है हमें तो इसकी परवाह ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये अपनी मौत आप मर जाएगा, लेकिन उसके बाद ये बयान भी आता है। तो हमने बुनियादी सवाल कुछ यूँ रखा है इस तमाम तर मामले को डिस्कस करने के लिए कि क्या जिस तरह से फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि पीडीएम की नाकामी इमरान खान से ज्यादा मुल्क की जरूरत है, क्या फवाद चौधरी साहब का बयान दुरुस्त है? हाँ या ना की ऑप्शंस हैं हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमारा साथ देंगे हसन निसार साहब, मुनीब फारूक साहब, बाबर सत्तार साहब, महमूद सरफराज साहिबा और बेनज़ीर शाह साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। मुनीब, आज की गुफ्तगू का आगाज जरा आपसे करते हैं। फवाद चौधरी साहब ये जो कह रहे हैं अगर इस इत्तेहाद से कोई परेशानी नहीं है हुकूमत को तो फिर इसकी नाकामी क्यों जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए दोबारा मुझे क्या लगता है इससे सवाल शुरू होगा, लगता है वाला सवाल। जी हाँ एग्जैक्टली। अच्छा दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जो फवाद चौधरी साहब को आपने, अगर मैं उन्हें कोट करूं, जो उन्होंने फरमाया है कि जी फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत में जो खामियां जितनी मर्जी हैं लेकिन इस इत्तेहाद का नाकाम होना ज़रूरी है, मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। देखिए ये इत्तेहाद दुरुस्त बात है। इस इत्तेहाद के अंदर एक बड़ा हिस्सा ये है, ये जो पीडीएम का इत्तेहाद है, इसमें ज़ाती मफादात हैं, ज़ाती सियासत है, उसका एक बहुत भारी वो जिसे कहते हैं इम्पैक्ट है, मौजूद है एक अंसर कि ये ज़ाती मफादात के लिए हो रहा है। लेकिन दैन अगेन सियासत मेरे ख़्याल में बाय एंड लार्ज पावर पॉलिटिक्स के अंदर ज़ाती मफाद देखा जाता है और ये जमातें भी वही कर रही हैं। इनका मकसद है इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करना। वो ये चाह रहे हैं, अभी तो शायद बाय हुक पहले चाह रहे थे या किसी स्टेज पे बाय क्रुक भी चाहेंगे कि भाई किसी तरह से भी ये हुकूमत गिर जाए। वो बात अपनी जगह दुरुस्त है। कुछ उसके अंदर अब देखिए जो लास्ट तकारीर हुई हैं या जो कुछ हो रहा है और ये जो सफदर साहब की गिरफ्तारी और वो सारा थिएटर जो लगा है, उसमें देखिए जो मेन कोर मसला था कल सारा दिन, अवाम परेशान है, बिजली की कीमतें बढ़ गई पिछले 6-7 महीनों के अंदर, फूड इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है, हुकूमत खुद ग्रैपल कर रही है इस इशू के साथ, लेकिन फ़िलहाल अपोजिशन को वो याद नहीं। जिक्र ज़रूर आ जाता है तकारीर के अंदर, लेकिन जब जिक्र आता है तो उसके साथ कोई अगेन जलसों में शायद हल नहीं दिए जाते, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी तो होती है ना। वो पीडीएम वो भी बना के दे, ज़रा मेहनत करें ना, बताएं कि जी इस इन्फ्लेशन को ये कैसे कंट्रोल कर सकेंगे या कोई भी हुकूमत आके कैसे कर सकेगी। एक तो ये इशू हो गया, वो हुकूमत के मसाइल हैं। दूसरी बात यह है कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के कद का कोई लीडर भी मौजूद नहीं है। देखिए फवाद चौधरी साहब अगर ये कह रहे हैं, एक तो ये कि वो कहा जाता है ना कि सेल्फ प्रेज इज़ नो रिकमेंडेशन। अ फेडरल गवर्नमेंट, a federal minister of this particular government is trying to woo his prime minister, you're trying to praise his prime minister, that is no recommendation. फवाद चौधरी साहब अगर ये कह रहे हैं फाइन, just another statement by a federal minister praising his prime minister, इसके अंदर क्या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? फवाद चौधरी साहब अगर हाँ ये स्टेटमेंट कोई थर्ड पर्सन देता या कोई और देता कि वाकई इमरान खान साहब ने ज़बरदस्त फैसले किए, इमरान खान साहब या फॉर दैट मैटर कोई भी लीडर हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, आई वुड से वो उसको जज किया जाएगा कि वो डिसीजंस का कौन से लेता है, कौन से लोग मुख्तलिफ जो जगह हैं वहाँ पर उनको अपॉइंट करता है और उनसे क्या आउटपुट लेता है। इमरान खान साहब का कद का लीडर होना, उनका स्टैचर तो पहले भी माशाल्लाह ठीक ठाक था, वो एक सेलिब्रिटी थे, एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हैं, वो उनसे कोई नहीं टाइटल ले सकता। अब वो मुल्क के वज़ीर आज़म है तो वो शौकत खानम, नमल, वर्ल्ड कप 92 वो तो पीछे रह गया ना। नाउ ही हैज़ टू डिलीवर इन अ डिफरेंट वे, ही इज़ नॉट इन द ऑपोजिशन एनी लॉन्गर, ही हैज़ टू डिलीवर इन अ डिफरेंट वे। मुझे ये बता देना 2-2.5 साल के अंदर कोविड के आप 8 महीने निकाल दें, वो डिलीवरी आम आवाम के पास क्या है? यू गो आउट एंड आस्क पीपल, पीपल आर अप इन द आर्म्स।
जो एंटी है गवर्नमेंट के खिलाफ वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, इनकम्बेंसी का फैक्टर जरूर होता होगा, बट बहुत सारी नालायकियां इस हुकूमत की हैं। बिल्कुल वही वाली बात जो हम पहले भी कर चुके हैं कई दफ़ा, कि अगर ये महंगाई और दीगर मसाइल जो आवाम को फेस ना करने पड़ते तो शायद अपोजिशन की तहरीक को इतना फ्यूल भी ना मिलता। हाँ, और दूसरी बात ये कि अब कोई भी फेडरल मिनिस्टर, यार फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, बेशक वो एक इलेक्टेड एमएनए हैं, उन्होंने मेहनत की है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फवाद चौधरी साहब कुछ अर्सा पहले तक बिलावल भुट्टो जरदारी की बहुत तारीफ किया करते थे। एक ज़माने में वो मुशर्रफ साहब को बहुत प्रेज़ किया करते थे। आज से क्या पता 4 साल, 2, 3, 4 साल, 5 साल डाउन द लाइन वो किसी और की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हों। तो वो ही इज़ अ प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन एंड ही डज दैट वेरी कन्वीनियंटली, एंड आई थिंक ही इज़ प्रीटी स्मार्ट। और वो बड़े इंटेलिजेंट सियासतदान है और वो ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं। उनका कोई पुराना कोई आइडियोलॉजिकल कोई अटैचमेंट तो नहीं है ना पीटीआई के साथ। वो पीटीआई को एक ज़माने में वो मुंह खोल के और ट्विटर खोल के गालियां दिया करते थे, आज वो अपने प्राइम मिनिस्टर को प्रेज कर रहे हैं, तो ठीक है, फाइन, इट सूट्स हिम पॉलिटिकली एंड ही इज डूइंग द राइट थिंग। बड़ी अच्छी बात है। सम टाइम डाउन द लाइन वो कुछ और करते हुए शायद आपको नजर आए। वो ये जो मोहब्बत है ना, ये जो सीजनल मोहब्बत होती है इलेक्टेबल्स की, माशाल्लाह चौधरी साहब इज वन ऑफ द इलेक्टेबल्स ना, उन्होंने मेहनत की है अपने हल्के के अंदर, उनको वोट मिले हैं, तो वो अच्छा, ये आगे लेके चलते हैं मोहब्बत के पास। बेनज़ीर, क्या आपको यही लगता है कि ये सीजनल मोहब्बत है, पहले कुछ और अब कुछ और प्रेज किया जा रहा है, या फिर ये कि अंदाजा हुआ आहिस्ता आहिस्ता कि जी पहलों ने तो जो किया वो सही नहीं हो रहा था, क्योंकि अंदर रहे हैं तो अंदर की बातें भी बड़ी पता होंगी फवाद चौधरी साहब को, और अब जो देख रहे हैं उनको लगता है कि बेहतर हो रहा है? नहीं अलीना, मैं फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट को इतना सीरियसली नहीं लूंगी। हमने तो खैर इस पे सवाल भी बना दिया है, लेकिन ये कह देना कि मुल्क किसके हवाले करना है या किसके हवाले नहीं करना, ये तो आम आवाम फैसला करेगी ना। ये तो फवाद चौधरी साहब या पीटीआई तो फैसला नहीं करेंगे। ये तो मसला अभी तक मेरे ख्याल से इस मुल्क में जमहूरियत तो है, अगले इलेक्शन में ये फैसला होगा कि किसके बच्चे को हुकूमत जानी है, किसके बच्चों को हुकूमत नहीं जानी। देखिए, मैं अलीना एक छोटा सा यहाँ पे एक आपको वाकया बताऊँ। अभी रिसेंटली मैं एक डॉक्टर से मिली, तो उन्होंने जो, और वो मेरे ख्याल से उन्होंने शायद मुझे ट्विटर पे देखा था या टीवी पे देखा था, तो उन्होंने सबसे पहला जो मुझसे सवाल पूछा, उन्होंने ये पूछा कि आप कोई सोशल मीडिया का लिंक मुझे बता सकती हैं या कोई यूट्यूब का लिंक जहाँ पे मैं ऑपोजिशन के जलसे पूरी तरह अनसेंसर्ड देख सकूं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद टीवी पे सही तरह दिखाया नहीं जा रहा। अच्छा, इससे क्या आपको एक अंदाजा होता है कि अरीना, इससे आपको लगता समझ आती है कि लोगों को मुल्क में पता है कि हो क्या रहा है। चाहे आप जितनी भी सेंसरशिप कर दे, चाहे आप जितनी तकरीरों पे पाबंदी लगा दें, लोगों को अंदाजा है कि क्या हो रहा है और क्या दिखाया जा रहा है और क्या वाकई में हकीकत में हो रहा है। देखिए, ये हुकूमत काफी हद तक अब इररेलेवेंट हो गई है। इनके अपने कुछ ऐसे वुज़रा हैं जिनको लोग सीरियसली नहीं लेते। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि शहबाज गिल साहब को या फैसल वाडा को टीवी चैनल्स अपने शोज पे या एंकर्स अपने शोज पे क्यों बुलाते हैं, जब उनके पास कोई सब्सटेंस का होता ही नहीं है कहने के लिए। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे भी लोग आपसे पूछते हैं कि इनके पास कोई सब्सटेंस की कोई बात नहीं होती कहने के लिए, लेकिन इनको टीवी चैनल्स पे बुलाया जाता है। सिर्फ ये आते हैं और इल्जाम लगाते हैं, कभी लेडी हेल्थ वर्कर्स पे, तो कभी डॉक्टर्स पे, तो कभी ऑपोजिशन पे, तो कभी सहाफियों पे। तो एक तरह से हुकूमत तो अपना ही मजाक उड़ा रही है ना। अब हमें कल बताया गया कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो है उनके खिलाफ एफआईआर इसलिए काटी गई क्योंकि कानून के मुताबिक था, कानून में लिखा हुआ था, ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ था। और इस बात की बिल्कुल मुझे समझ आती अगर बाकी भी चीजें इस मुल्क में कानून के मुताबिक हो रही होती, लेकिन आपकी का एहतसाब का अकाउंटेबिलिटी का निजाम कुछ ऐसे है कि करप्शन के केसेस बन जाते हैं लेकिन अदालतों में चलते नहीं, गद्दारी के रोज इल्जाम लगते हैं और अभी तक हमारे पास सबूत नहीं है। तो ये एक तरह से तो आपने खुद ही अपनी हुकूमत को एक नॉन सीरियस कर दिया ना। एक दिन आप एक फैसला करते हैं, दूसरे दिन कुछ होता है, क्योंकि ये भी बार बार बात होती है कि जो पीडीएम के इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं इसमें ज्यादातर तो कारकुन होते हैं, कौन सी आम आवाम इनके साथ है। देखिए, ये जो हम एक एक्सक्लूजन कर देते हैं ना कि कारकुन और आम आवाम, क्या कारकुन आम आवाम का हिस्सा नहीं होते? क्या उन पे महंगाई का असर नहीं पड़ता? तो ये एक्सक्लूजन का, वो स्विट्जरलैंड से आते हैं और यहाँ पे आके जलसों में शिरकत करते हैं, वो भी तो आम आवाम का हिस्सा है। तो ये एक्सक्लूजन करना भी हमें अब बंद कर देना चाहिए। ये आम आवाम के ही लोग हैं जो इन जलसों पे आते हैं और इतनी तादाद में आते हैं। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हसन निसार साहब, फवाद चौधरी साहब सवाल पूछते हैं कि क्या इमरान खान के कद का एक भी आदमी ऑपोजिशन में मौजूद है? कहते हैं जी पीडीएम की नाकामी मुल्क की जरूरत है।
देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, किसी को हज़म वो बात ना होगी। ये सर्टिफाइड शुरफा हैं, सर्टिफाइड। मुजरिम भी, मुल्ज़िम भी, मफरूर भी। मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने में किसका रोल है? ये तो जुमा जुमा 8 दिन भी नहीं हुए। कद शद की बात तो छोड़ें, आप नताइज देखें ना, कितनी देर से सवार हैं ये दोनों पार्टीज कितनी देर से सवार हैं? कहां तक ले आए मुल्क को? किसने किया है ये? कैसे हो गया ये? इट इज अ वायबल कंट्री अगर इसको लूटा ना जाए। इस मुल्क में नालायक लेकिन बददियानत ना हो बंदा, ये मुल्क वायबल है। ये लोग आज भी 73 साल हो गए मुझे ये देखते हुए। ये सारी तारीख अयूब खान के जमाने में, ये आटा, चीनी, दाल, टमाटर, टिंडे, और क्या लोग हैं? बुनियादी तरीन जरूरियात जिंदगी के लिए कलपते फिर रहे हैं लोग। यही मैं बचपन में सुनता था। विद अ स्कूल गोइंग किड। चीनी तब किस पे चीखे थे? 20 रुपये मन्नाटा, इस पर भी है सन्नाटा, सदर अयूब जिंदाबाद। ये आपका हबीब जालिब कह रहे हैं। आज 1 किलो उससे ज्यादा महंगा है। वो कौन बतदरीज लाया है यार? क्या हो गया है? कद खुद को छोड़ें, उसके कद का कोई है या नहीं है वो तो वो छोड़ें, वो तो जाहिर है वो पार्टी का आदमी है, वो भी तो कायदे आजम सानी कहते हैं ना। इसको छोड़ें। मुल्क की हालात आपको कुछ नहीं बता रहे। सो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट कि वो चौधरी फवाद ने क्या कहा, वो सही है, ये दुरुस्त है या गैर दुरुस्त है। मुल्क जो बता रहा है वो दुरुस्त है या नहीं है। हसन साहब, इस चीज पे भी तो सियासत हो रही है ना। महंगाई के मसले को ले लें, ऑपोजिशन कहती है हुकूमत की वजह से, हुकूमत कहती है जी इन लोगों ने पिछले दौर में जो किया उसकी वजह से उसके हम भुगत रहे हैं असरात। आप ठीक कह रहे हो, वो भी ठीक कह रहे होंगे, लेकिन मैं पागल नहीं हूं। ये सैलाब कैसे आता है? ये कुछ स्विच ऑन स्विच ऑफ है। ये बेसिकली ये लोग जानते ही नहीं, इनको अपना केस प्लीट करना आया ही नहीं। मैं पहले भी 1-2 बार कह चुका हूं, ये जब आए थे तो बताते। जिस दिन परवेज मुशर्रफ गए, मुल्क कहां खड़ा था? जिस दिन जरदारी एड कंपनी आई, मुल्क कहां खड़ा था? जिस दिन नवाज शरीफ आया, मुल्क कहां खड़ा था? जिस दिन हमने टेक ओवर किया, मुल्क कहां खड़ा था? आज इनके किए कराए की कौन सी कीमत अदा की जा रही है? कैसी कीमत अदा की जा रही है? किस साइज में की जा रही है? पुट इट इन ब्लैक एंड व्हाइट। अवाम की सादा जबान में बताएं आप, अवाम क्या है? इनका तो रोल ही कोई नहीं। मैंने कहा ना, आई वाज अ स्कूल गोइंग बॉय, जूनियर क्लासेस में जब से मैं सुनता आ रहा हूं। आटा नहीं है जी, रोटी नहीं है, ये इकबाल के शाहीन है, ये मुल्क है। उस बुनियादी तरीन जरूरियात जिंदगी, 3 करोड़ से ज्यादा बच्चा आपका स्कूलों से बाहर को, खुदा का खौफ करो। यूनिवर्सिटियां आपकी बिल्कुल क्या जानवरों के बाड़े हैं। दुनिया की टॉप की 500 यूनिवर्सिटीज में से एक भी नहीं। क्या करते फिर रहे हो? आपके स्कूलों में मवेशी बंधे हैं। 1300 बंदे के लिए एक डॉक्टर है, वो भी प्राइवेट। अगर किसी हॉस्पिटल में उसको नौकरी मिल जाए, वो जॉब पे नहीं जाता। लोग कारोबारी लोगों को आप गाली देते हो, उनको माफिया कहते हो, उनको चोर कहते हो। जितना टैक्स एक कारोबारी इदारा देता है साल में, उससे 6 गुना ज्यादा सरकारी एहलकारों को रिश्वत देता है, हराम देता है। वो रोकना किसका काम है? कभी गौर किया आपने? एक 16वें ग्रेड के एक्साइज इंस्पेक्टर के घर से जिस मुल्क में 35 करोड़ निकले, इट्स अ वेरी पेटी अमाउंट। बंदा देखो कौन है। अगर उसके घर में 35 करोड़ कैश पड़ा है तो अलीना प्लीज, ये पागल हैं इनको। अच्छा, फिर एक और डायमेंशन उस पर गौर करना कभी आप। ये जुर्म को प्रमोट करते हैं, ये करप्शन को हमारी हुकूमतें, ये रियासत प्रमोट करती है। ऐसे चुके इख्तियारात देखो, उसका टेक होम देखो। 3 बच्चे, एक मियां बीवी, माँ बाप में से एक बचा हो, अगर खानदान मुझे को चला के दिखाए, अगर उसका ससुर तगड़ा नहीं है या उसका बाप तगड़ा नहीं है, और वो होगा मेरा ख्याल 1000 में 1 या 2, वरना उसने ऐसे जो बनना है। क्या करते हो आप? गन पॉइंट पे करप्ट करते हो आप लोगों को। ना कारोबारी यहां का विलन है, ना यहां का करप्ट है। इनका टेक होम देखो, इनकी जिंदगियां देखो, इश्तिहार लगे हैं हर ऑफिस के बाहर।
ये काम करने नहीं जाते सरकारी मुलाजिम। और बदकिस्मती हमारी, बिल्कुल वजह कह रहे हैं आप हसन निसार साहब, और बदकिस्मती हमारी कि सिस्टम इतना सराहियत कर चुकी है उसमें ये चीज कि आप इससे बाहर किस तरह निकल के आओ, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाबर सत्तार साहब, 2 मिनट के लिए हम ये इस सिचुएशन पे गौर करते हैं, ये जो अभी पेंट किए हमारे मुअज़्ज़ज़ एनालिस्ट ने और हसन निसार साहब ने खास तौर पर, नालायकी, मैनेजेरियल प्रॉब्लम्स, चलें ठीक है, हम इसको तो किसी हद तक दुरुस्त कर सकते हैं या किसी ना किसी तरह से उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये जो दूसरी तरफ हमारे पास सिचुएशन है जहां पर करप्शन होती है, जहां पर आप देखते हैं कि किस तरह से टैक्स पेयर की मनी को चोरी किया जाता है, क्या इससे निकलने का बाहर कुछ वो जवाब बनता है, या फिर इसको अगर आप ढाल बना लेते हैं या इसके ऊपर पर्दा डाल देते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए अलीना, हम जो इस साल के शुरू में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स था, हम 128 मुल्कों में से 120वें नंबर पे थे उसमें। इसका मतलब रूल ऑफ लॉ इंडेक्स उस परसेप्शन से बनता है कि आपके मुल्क का गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है। अब पिछले हफ्ते के हालात देख लें इस मुल्क के, यानी कि कौन सा शख्स है जो वो इस मुल्क के कानून को देखे और वो ये समझे कि इस कानून का इस्तेमाल इंसाफ के लिए हो रहा है इस मुल्क में, यानी लोगों की प्रोटेक्शन के लिए हो रहा है। एक तो ये परसेप्शन होती है ना, ऐसे मुल्क हैं जिनमें सोसाइटी में बड़ा फेथ होता है, गवर्नमेंट कोई बात करती है तो वो मानते हैं क्योंकि हुकूमत का ट्रस्ट फैक्टर होता है, इरिस्पेक्टिव के किस गवर्नमेंट किस पार्टी की हुकूमत हो, लेकिन हुकूमत एज एन इंस्टीट्यूशन का ट्रस्ट होता है कि ये बात करेंगे, ठीक बात करेंगे, हमारी बेहतरी की बात करेंगे, और लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। कोरोना के अंदर बहुत सारे मुल्कों में हमने देखा, यूरोप के अंदर लोग एक खास तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, हुकूमत एक बात कहती है, लोग सुनते हैं, समझते हैं। यहाँ पे आपका कितना ट्रस्ट है रियासत के उन इदारों के ऊपर जिनका काम सिटीजन की प्रोटेक्शन करना है, जिसका काम कानून को इस्तेमाल करना है कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करे, उनकी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करे। यहाँ तो आपका कानून एक वेपन है, आपने उसे कमजोर के ऊपर इस्तेमाल करना है। जो सबसे बड़ा बदमाश है वो उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेगा और उस तरह से वो चीज ट्रिकल डाउन करती चली जाती है। आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप किसी रियासती इदारे के पास जाने की कोशिश नहीं करते, आप बहुत ही फंसे मार खा रहे होंगे तो आप रियासत के पास जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप उधर भी जाके फंस जाएंगे, उधर भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो थाने कचहरी की हम बात करते हैं, तो ये कल्चर है ना, ये ट्रिकल डाउन कर रहा है। कराची में जो बात हुई आप कह रही हैं, दूसरे सवाल पे बात करेंगे, उस पर कर लेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता किसी रियासत में और किसी माशरे में कि आप एक तरफ तो इसे वेपन की तरह यूज करें जहां आपका दिल करे और बाकी जगहों पे वो सही तरह से इस्तेमाल होना शुरू हो जाए। ऐसे नहीं हो सकता। मतलब पिक एंड चूज नहीं कर सकते। ये इंडिविजिबल, ये इस तरह से ये डिविजिबल नहीं है कि यहाँ पे तो हम इंसाफ दे देंगे और वहां पे, क्योंकि वही लोग हैं ना, वही इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें एक दफा जब आप अब्यूज करना शुरू कर देंगे तो उनसे सही काम फिर वो कर नहीं सकते, क्योंकि उनका तर्ज ही काम करने का ये है कि जो बड़ा उन्हें कहेगा वो उस तरह से काम डिलीवर करेंगे। तो फिर जो भी जिस वक्त भी पावर में होता है वो फिर अपनी मर्जी के काम लेता है उन इदारों से, और उसी तरह से इंसाफ तो नहीं है फिर, और फिर ना लोग उसके ऊपर एतबार करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फवाद चौधरी साहब जगह पे एक बात कर रहे हैं, जाहिर है पावर में ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, पावर में आपकी एबिलिटी शीशा देखने की खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको लोग ऐसे सराउंड करते हैं जो कहते हैं जी खुदा ने आपको ही पैदा किया है, स्लाइस ब्रेड के बाद आप ही बने हैं, इसके अलावा तो कोई बना नहीं। जो इससे पहले भी थे उन्हें भी यही बताया जाता था, इन्हें भी ये बताया जाता है, लेकिन वो खुद अपनी परफॉर्मेंस, इमरान खान साहब भी तो शीशा देखते होंगे ना, उन्हें भी तो मुल्क के हालात पता है, उन्हें मुल्क के हालात पता थे जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे। आप या तो ये कहते हैं जी मुल्क इतना खराब हो चुका है कि अब ये ठीक ही नहीं हो सकता, तो इसलिए हम तो इलेक्शन लड़ना नहीं है हमने। आप जब इलेक्शन लड़के आए तो आप इसी वादे के साथ आए थे ना कि हम इसे मुल्क को आके ठीक कर सकते हैं, तो 2.5 साल बाद भी अगर आप कह रहे हैं पिछले खराब करके चले गए, तो फिर आपने कौन सा कमाल कर लिया, फिर आप भी तो। और फवाद साहब की ये बात बड़ी रेलेवेंट है। देखिए 90s की पॉलिटिक्स में यही हो रहा था ना, नवाज शरीफ साहब ये कहते थे कि हम जैसे तैसे भी हैं, बेनजीर से बेहतर हैं, बेनजीर साहब ये कहती थी हम जैसे तैसे भी हैं, नवाज शरीफ से बेहतर हैं। इससे पहले ये कह रहे थे जी स्टेटस को पॉलिटिक्स हम खत्म करने आए हैं, आज फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं हम जैसे तैसे भी हैं, उन दो से बेहतर है। तो एक ही अब ये सब खड़े हो गए महमूदो यार। ठीक है महमूद फराज साहब, आप ये जिस तरह से बाबर साहब ने उठाया बड़े अहम नुकात हैं ये कि वोट इनको इसीलिए दिया गया था इस बार पिछले दोनों से तंग आकर कि जी शायद जो दावे कर रहे हैं उनको वफा भी किया जाएगा, उन वादों को वफा भी किया जाएगा, लेकिन 2 साल में नहीं ऐसा नजर आया कुछ। अभी बाबर साहब ने बड़ी अच्छी जो बात की है कि जब आप कोई हुकूमत में आते हैं तो फिर ना शायद शीशा देखने की, रियलिटी देखने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। अभी आज चंद दिन पहले With power comes responsibility.
जी, लेकिन वो एबिलिटी कि क्या वो रियलिटी देख पा रहे हैं कि नहीं। अभी चंद दिन पहले वजीर आजम साहब ने खुद एक के अंदर कहा कि जमहूरियत तो वो है। तो जब वो अगर कह रहे हैं कि जमहूरियत तो वो है, तो जाहिर बात है कि फिर बाकी लोग तो कहेंगे, उनके कद काट की बात भी करेंगे, ये भी कहेंगे वो सबसे बेहतर है। लेकिन असल चीज जो जो जमहूरियत होती है वो यही है कि जो भी इलेक्ट होके आता है अवाम के वोटों से, उनके साथ ही जमहूरियत बनती है। तो बेसिकली ये कहना कि शरीफ या जरदारी या भुट्टो या बाकी जो जमातें हैं, छोटी जमातें भी और भी जाहिर बात है इतने ज़्यादा सियासतदान हैं कि अगर वो आते हैं तो वो खान साहब से कम हैं या बड़े नहीं हैं या इस तरह की चीज़, तो ये मेरे ख्याल में सही नहीं होगा। क्योंकि ये अवाम डिसाइड करती है कि किसका कद बड़ा है और किसका कद नहीं बड़ा। उनके वोटों के थ्रू द बैलेट हमें पता चलता है कि अवाम को क्या चाहिए। तो ताकत का सरचश्मा जो है ना वो अवाम ही है। तो इसलिए मेरे ख्याल में उनका बयान दुरुस्त नहीं है, मैं इस लिहाज से देखती हूँ। और दूसरा ये कि शायद पीडीएम से थोड़ा सा उनकी कामयाबी का एक खौफ बैठ गया हुकूमत के अंदर भी कि अगर कामयाब होगी ये तहरीक तो फिर फ्यूचर क्या होगा हुकूमत का। ठीक है जी, प्रोग्राम में हमारे पास वक्त खत्म हो गया। आपसे कल मुलाकात होगी नए सवालात के साथ।